आज हम आपको G20 के जमा जोड़ के बारे में बताएंगे। चूँकि हम सिविल सेवा परीक्षा के एस्पायरेंट्स के कोच हैं तो उसी भाषा में बात करेंगे आपसे। G20 क्या है, मतलब क्या है, सामान्य परिचय क्या है, क्यों बना, कब बना। G20 का भारत अध्यक्ष हुआ है तो अध्यक्ष होने के नाते उस पर दायित्व क्या अधिरोपित हुए हैं, वो काम कैसे करेगा, वो लाभ उसको क्या मिलेगा, साख कैसी बनेगी, और G20 के माध्यम से भारत विश्व को क्या सीख दे सकता है, फिर आलोचनात्मक परीक्षण। तो आप अच्छी तरीके से जान लें, G20 20 विकसित और विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जिसमें यूरोपियन यूनियन के साथ साथ 19 अन्य देश, जिसमें अमेरिका है, रूस है, चाइना है, भारत, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इत्यादि देश हैं। इस मंच या फोरम का निर्माण आज से 23 वर्ष पूर्व 1999 में हुआ, लेकिन तब यह इन देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का मिला जुला रूप था, उनका मंच था, ताकि एशियाई संकट का निस्तारण हो सके। अभिप्राय ये हुआ कि एशियाई संकट के निस्तारण हेतु ही इस मंच या फोरम का गठन 1999 में हुआ। जो भी एशिया की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियां थीं, कार्यकलाप थे जो संकटग्रस्त थे, उन्हीं के निवारणार्थ 2008 में इस फोरम का, इस संगठन का रूपांतरण हुआ या उन्नतीकरण हुआ। तब इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारें भी इससे जुड़ गईं। तब से उत्तरोत्तर काम कर रहा है। एक रोटेशनल प्रक्रिया में या भारत की बढ़ती हुई साख की प्रक्रिया में या भारत के नेतृत्व का विश्व में अपनी महत्व और महत्वता बढ़ाने के क्रम में फिलहाल औपचारिक रूप से 2023 का सांगठनिक ढांचा भारत के अनुरूप और अनुसार है। G20 का भारत अध्यक्ष हो गया है। अब G20 के माध्यम से भारत विश्व को दिशा और दशा, नीतियां निर्माण और उनके प्रचालन में अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर है। कुछ और बातें सामान्य जानकारी की कि विश्व की टोटल GDP का 85% इन्हीं देशों का है। G20 का 80% उत्पादन इन्हीं देशों का है, 75% व्यापार इन्हीं का है और 65% जनसंख्या विश्व की इन्हीं देशों में रहती है। आप समझ ही गए होंगे। एक और तथ्य है, यह माना जाने लगा है 93% लोगों द्वारा कि अगर G20 का नेतृत्व भारत ने अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए कि विकासशील देश बड़े फायदे में रहेंगे। और 94% लोग यह कह रहे हैं कि इससे भारत की धमक वैश्विक परिदृश्य में और बढ़ेगी। ये तो सामान्य सा परिचय हुआ G20 का। अब जो हम और बातें आपको बताएंगे कि इस मंच के माध्यम से भारत क्या कर सकता है। औपचारिक अध्यक्ष होने के साथ साथ भारत ने यह निर्णय लिया है कि भारत के 50 शहरों में इसकी 2 मीटिंगें होंगी जिनमें जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि जन जन तक अपनी इस भूमिका को पहुंचाया जाएगा, उनका सलाह लिया जाएगा और भारत के माध्यम से विश्व और बेहतर बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इसी क्रम में उदयपुर में एक G20 शेरपा के नाम से बैठक हो चुकी है। अब रही बात G20 के माध्यम से क्या भारत कर सकता है, वह क्या भारत को करना है। तो थोड़ा सा परिचय वैश्विक परिदृश्य का समझ लें। आज उत्तर और दक्षिण का, पूर्व और पश्चिम का, नाटो और रूस का सरलीकरण यह है कि रूस और नाटो में भयंकर संघर्ष चल रहा है, विश्व संकट में है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संकट की इस घड़ी में विश्व से कुछ खास अपेक्षा है। भारत तो एक माध्यम है। रूस अमेरिका तनकर खड़े हुए हैं। इस प्रकार मास्को बीजिंग के करीब जा रहा है और मास्को का बीजिंग के करीब जाना दिल्ली के लिए भी खतरा ही है। तो यह एक सामान्य
स्थिति है। इसमें भारत को अपनी भूमिका का निरूपण करना है। पहला वैश्विक संकट है रूस और यूक्रेन का युद्ध। कैसे शांति की स्थापना हो, क्योंकि शांति का कोई विकल्प नहीं है। अगर यह शांति स्थापित न हुई तो आंतरिक और विश्व युद्ध होंगे। जब मानवता ही नहीं रही तो किस चीज़ का नाटो क्या करेगा, सीएटो क्या करेगा, सेंटो क्या करेगा, भारत क्या करेगा, रूस क्या करेगा। तो मानवता कराह सकती है। इसी पृष्ठभूमि में तमाम वैषम्य और विविधतापूर्ण स्थितियों में, संकटपूर्ण स्थितियों में भारत को यह कांटों का ताज मिला हुआ है। तो भारत के पास पहला इम्पॉर्टेंट काम है इस संगठन फोरम के माध्यम से, समूह के माध्यम से, कि रूस और यूक्रेन को शांति की मेज पर लाइए। वार्ता संवाद के थ्रू यह संकट निस्तारित हो, शांति की पहलें हों। विकसित देशों, यूरोपियन यूनियन, नाटो के जात भाई अमेरिका को इस तरीके से प्रेरित करना, रूस को इस तरीके से मोटिवेट करना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है। अगर विकल्प कोई है तो शांति, और शांति का कोई विकल्प नहीं है। इस नाते शांति की स्थापना के लिए भारत अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। जहाँ पे हमारे विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मिस्टर पी जयशंकर और मोदी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकल्प लिया और निभा भी रहे हैं। तो पहला विश्व की शांति, इसके माध्यम से। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जलवायु परिवर्तन। ध्यान रहे, जलवायु परिवर्तन की वर्तमान तासीर जो है वो कहती है कि हो सकता हम साथ जी न पाएँ लेकिन साथ मर जरूर जाएंगे। आपदाएं किसी की बपोती नहीं होती, आपदाओं के पे किसी की औपचारिकता नहीं होती है। वो मोदी, बिडेन, सिपनिंग और पुतिन की भेद नहीं करेगी। बढ़ती गर्मी सब में मेटाबॉलिक रेट नकारात्मक तरीके से इन्हेंस करेगा। एंजाइम की संरचना बिगड़ जाएगी, प्रोटीन डेनेचर कर जाएगी, जगत भस्म हो जाएगा। जो डूम 7 से 2900 मिलियन वर्ष बाद की संकल्पना है वो आज ही आ जाएगा। इस नाते विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी आज भारत पर आन पड़ी है। गहरी जान लें, हमारी वैदिक मांग में जो तू वसुधैव कुटुंबकम की ओर जाते हैं, या कीरो का भविष्य दर्शन कि आने वाला विश्व पूरब का होगा और पूरब में भारत का होगा, जहां बृहस्पति के पुजारी रहते हैं। संभव है इस संगठन के माध्यम से विश्व वैदिक मांग में और कीरो हमसे कुछ समर्थन मांग रहा हो, हमसे कुछ सहयोग मांग रहा हो कि अब तुम ही हो जो विश्व शांति को ला सकते हो। तो जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या है जहां विकसित और विकासशील देशों के बीच में बढ़ती हुई रार है। विकसित देश कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण रखते हैं, विकासशील देशों को दबा कर रखते हैं। वक्त आ गया है कि यह दोनों निपटाया जाए और कार्बन उत्सर्जन को रोका जाए। जहां पर मंतव्य यह हो कि विकसित देश थोड़ा कार्बन का उत्सर्जन कम करें और विकासशील देश थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। एक संतुलन मार्गी हो करके अपनी उद्योग और उद्यमिता को बढ़ाना। तो दूसरा फंक्शन हुआ जलवायु परिवर्तन। महंगाई और मंदी तीसरे हैं। ये कम बड़े जो है आखेटक नहीं हैं, ये कम बड़े शिकारी नहीं हैं, ये कम बड़ी आपदाएं नहीं हैं। आज मध्यम वर्ग का मनुष्य, लोअर मिडिल क्लास का आदमी, जो निश्चित आय वर्गीय है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसे समझ में नहीं आता कि शाम का दूध कहाँ से आए और सुबह की चाय कैसे बने, सब्जी कहाँ से आए, दाल कहाँ से ले। वास्तव में बड़ा परेशान है। नीचे के 5%, ऊपर के 5% और नीचे के 25% के लिए तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो अपना जीवन अपने तरीके से कोई काट लेता है, किसी के पास हर तरीके की सुविधाएं होती हैं। लेकिन जो बीच का 60-70% है उसका कोई पुरसा हाल नहीं, बड़े संकट में है। महंगाई और मंदी की समस्या से हमारे अर्थशास्त्रियों को, हमारी सरकार को तुरंत का तुरंत निपटने की कोई रणनीति बनानी होगी। इस क्रम में इस विश्व मंच के माध्यम से भारत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो इस तरीके से विश्व शांति, जो यूक्रेन संकट से उपजी हुई समस्या है, जलवायु परिवर्तन जो वैश्विक समस्या है, इसके बाद महंगाई और मंदी, इन सब चीज़ों पे भारत को प्रहार इस मंच से करना पड़ेगा। एक बात तो जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विभिन्नताएं हैं,
उसको भी भारत को निपटाने का इस मंच के माध्यम से संकल्प लेना होगा। इस प्रकार भारत जो कर सकता, भारत को जो सीख विश्व को देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, उन्मुख रहना चाहिए, कीरों के भी प्रकार से और अपने वाङ्मय के भी प्रकार से, वो यह कि वस्तुतः आज अरस्तु और चाणक्य को एक मंच पर लाने की जरूरत है। अरस्तु और चाणक्य पश्चिम और पूर्व एक साथ चलें तो काम बने। एक और रूप में कह सकते हैं, पश्चिम विज्ञान को पूर्व के अध्यात्म को समालेमेलन करने का वक्त आ गया है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय को समझने का वक्त आ गया, गांधी जी को समझने को वक्त आ गया है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से, कुटीर उद्योगों के माध्यम से, स्वावलंबन के माध्यम से तभी विश्व को दिशा और दशा मिल सकती है। तभी विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश एक साथ बैठ सकते हैं। विकास सर्व समावेशी हो सकता है, विकास जो आर्थिक है वो सबका हो सकता है। तो पहला तो अनेकता में एकता वाली सीख, दूसरा तू वसुधैव कुटुम्बकम वाली बात, और इसके बाद आप ये देखें कि अभी हमने कोविड में जिस तरीके से बीमारी का प्रबंधन किया है, जिस तरीके से लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाया है, जिस तरीके से खाद्यान्नों का वितरण किया है, यह ज्ञान ध्यान भी विश्व को हम दे सकते हैं कि कैसे हम संकट से निपटे, कैसे हम महंगाई और मंदी से निपटे। यह बात भी बांटी जा सकती है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। इतना ही नहीं, जितने भी तरीके के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट हैं, सामाजिक दाने बाने की कमजोरी है जिसको हम साध लिए हैं, साध ले रहे हैं, यह बात भी विश्व को समझी और समझाई जा सकती है। यानी कि विकास का सर्वसमावेशी होना, अनेकता में एकता की बात, तू वसुधैव कुटुम्बकम की बात, विपत्ति के दिनों में एक होना और बेहतर प्रबंधन। यानी कि कोविड महामारी के समय पूरा भारत एक हो गया, बड़े लोगों ने छोटे लोगों का बड़ा सहायता किया, सरकार भी पूरी तरीके से सहज, सकारात्मक और सार्थक भूमिका में रही। अपने इस ज्ञान और गुणता, अपनी समझदारी, अपने इस प्रबंधन, अपने इस समावेश को इस मंच के माध्यम से विश्व के समक्ष नीतियों के निर्धारण के समय हम रख सकते हैं। क्योंकि एक साल तक भारत को वैश्विक संदर्भ में नीतियां निर्धारण करने में थोड़ी सहूलियत तो रहेगी, वैश्विक नीति को दिशा और दशा देने की क्षमता तो रहेगी। तो इन सब मुद्दों पे भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता। हाँ, कुछ और बातें, अगर सब श्वेत है तो थोड़े स्याह भी हैं, थोड़ा सा आलोचना के मुद्दे भी हैं। आलोचना का मुद्दा यह है कि यह रोटेशनल है, ये परमानेंट नहीं है, एक साल रहेंगे। इस नाते बहुत के फूल के कुप्पा होने की ज़रूरत नहीं है कि एक साल में हम जो चाहे वो सब कर लेंगे, सब बदल देंगे, ऐसा नहीं होगा। दिल वही, दर्पण वही, न जाने सब कुछ लागे, ऐसा कुछ होगा नहीं। अभी भी अमेरिका और रूस के चीन के रूप में तीन दादा विद्यमान हैं विश्व में, और अपने आप को दादा मानते ही नहीं, कहते भी हैं। वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं। यानी कि भारत बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं है। यानी कि संकट के निर्धारण में भारत चाहे कि बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता। अच्छी तरीके से जान लें, भारत की साख बहुत बड़ी नहीं है, भ्रम न पालें। विश्व की साख गिरी है, चाहे चीन की हो, चाहे रूस की हो, चाहे अमेरिका की हो। जब अमेरिका इस संकट में कुछ नहीं कर पा रहा है तो किस चीज़ का दादा, किस चीज़ की दादागिरी, कैसी दादागिरी? यानी कि अमेरिकी साख गिरी हुई है और रूस की साख पुतिन की उस कुंठा में स्वतः दिख जाती है कि सोवियत संघ का विघटन पिछली शताब्दी की सबसे भयंकर त्रासदी थी। हम अपना खोया गुरूर और गौरव पाना चाहते हैं। इसी नाते यूक्रेन पे संकट हुआ है। हम पूरा सोवियत संघ, पुराना सोवियत संघ चाहते हैं। यानी कि पुतिन की प्रसार परख या अपने यहाँ की कि दादा ऐसे थे, राज बिगड़ गया, अब उस राज को नए रूप से पाना है। मोटे अर्थों में स्थानीयता की यह बात पुतिन अपने भाषण में कह देते हैं, अपनी कुंठा बता देते हैं। हमें पुराना सोवियत चाहिए, नया सोवियत नहीं चाहिए। जो विखंडित देश हैं, यूक्रेन जो कभी हमारा हिस्सा, सब हम पे मिलें, ये हमारी डिमांड ही नहीं, ये हमारी ज़रूरत है।
और ये हमारी हैसियत है। चीन अलग से छटपटा रहा है, ऐसे में भारत बहुत कुछ कर ले ऐसा, और स्पेशली जब आचरण इस तरीके से हो कि अमेरिका और उसके जात भाई रूस को परेशान कर रहे हैं, मॉस्को को परेशान करें, तो मॉस्को सीधी सी बात चीज, जितना मॉस्को को आप दूर करोगे उतना वो बीजिंग की ओर जाएगा, जितना वो बीजिंग की ओर जाएगा उतना दिल्ली भरे। तो सारी चीज़ें समझने की हैं। इस नाते सब कुछ हरा हरा नहीं है, बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि आप यह सोच लो कि G20 का अध्यक्ष हो गए या तो पूरी दुनिया हमारे हाथ में आ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप एकदम से भौकाल न मारें, इसको राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल न करें, इसे जन भागीदारी के नाम पे वोट में रूपांतरित करने की तकनीक के रूप में विकसित न करें। यह एक अवसर है, उस अवसर को वैश्विक निर्माण में लगाएं। अपनी नीरछीर विवेकी बुद्धि को, अपनी क्षमता को, अपनी संवेदना को विश्व की शांति में खर्च करें। विश्व के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संसाधनों का इस तरीके से दोहन करें कि वैदिक वाङ्मय की वह युक्ति पूर्ण होती हुई दिखे। कीरों का शास्त्र, कीरों का दर्शन, कीरों का भविष्य दर्शन सत्य भाषित होता दिखे कि भारत विश्व का अगुआ बन सकता है, नहीं है, भारत विश्व को दिशा दे सकता। सब सुखी रहें, सब एक साथ रहें, सब एक साथ चलें। यही भारत को, भारत की विश्व से अपेक्षा है, या विश्व की भारत से ही अपेक्षा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत आज एक ऐसे अवसर के पायदान पर खड़ा है, जैसा प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवराव कहते हैं, या निजी सचिव आदित्य सिन्हा कहते हैं कि यह अवसर है बदलाव का, यह अवसर है परिवर्तन का। भारत इस परिवर्तन का लाभ अपनी साख बनाने के लिए, अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए, विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का भेद मिटाने के लिए करे। यही अभिप्रेत है भारत का। हम यकीन और विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा नेतृत्व इस माध्यम से अपनी उपस्थिति को विश्व के सामने सकारात्मक तरीके से दर्ज करेगा। थोड़ी दूसरी बात वो ये, हमारा एक सपना है कि हिंदी माध्यम से लोग टॉप करें। आप आएँ, कानपुर में हम हैं। और अंततः अगला वीडियो हमारा जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन संविधान का मूल ढांचा के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या वह खतरे में है, क्या वह दरक रहा है? तो अगला वीडियो इस संदर्भ में होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी हम फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। क्या भारत का संवैधानिक ढांचा या भारत के संविधान का मूल ढांचा दरक रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है? अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जल्दी फिर।